वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, जिसमें हम फेयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन जो पेपर है उन लोगों के लिए। अगर आप बीएड एमएड या एमए एजुकेशन में हैं तो भी आपको एक सब्जेक्ट के फॉर्म में एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना है, तो ये उसके लिए भी ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम इन पॉइंट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ तक हो चुका है। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रही हूँ जो पहले हो चुकी हैं, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2 और कॉमर्स पेपर 2 जो है उन सभी के पिछले 16 सालों के सॉल्व्ड पेपर जो है वेबसाइट पर फ्री में पढ़ने के लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है और फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। खैर चलें अपने टॉपिक पर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक नाम जो जाना जाता है वो है हेनरी फॉयल्स का। और ये उनकी फ़ोटो आपके सामने दी गई है। काफ़ी पुराने हैं, देख लीजिए आप। 1841 के हैं और 1925 तक जो ये रहे। पर इनके जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो बहुत फेमस है। जो मैनेजमेंट की इन्होंने थ्योरी दी है उसे फेयल नाम से भी, फॉयलिज्म नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हें कहा जाता है। जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर बता रही हूँ दोस्तों, इन्हें नोट ज़रूर कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जो इतने पुराने होने के बावजूद भी आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही गोल्डन रूल्स हैं और आज भी फॉलो किए जाते हैं। मैनेजमेंट, वो किसी भी संस्था का मैनेजमेंट हो, उसमें ये फॉलो किए जाते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल हैं इनके 14, उन सबको एक्सप्लेन भी करूँगी और उसे अप्लाई करके भी बताऊँगी आप लोगों को कि एक स्कूल या कॉलेज अगर आप लेकर के चलें तो वो 14 प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स होते क्या है। प्रिंसिपल इज अ जनरली एक्सेप्टेड ट्रुथ विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो प्रिंसिपल क्या है? एक्सेप्टेड ट्रुथ है, वो सत्य जो हम उसको मान चुके हैं। किस बेसिस पर माना है? हमने एक्सपीरियंस किया है। मतलब कि हेनरी फॉयल ने ये जो प्रिंसिपल बनाए हैं मैनेजमेंट के, इन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा है, उन चीज़ों को जिया है, उसके बाद उसे प्रिंसिपल के फॉर्म में कि अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा रखना है तो आपको ये 14 चीज़ें करनी होंगी। क्यों? क्योंकि इन 14 चीज़ों को इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया। ठीक है, तब जा कर के इन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए, ऑब्जर्वेशन करके या फेस करके। ठीक है, तो हेनरी फॉयल 1916 लिस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ रिगार्ड्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग है। मतलब कि अगर मैनेजमेंट में कोई एक पर्सन काम कर रहा है तो उसे ये 14 प्रिंसिपल्स को यूज़ करना होगा, तभी उसका मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव माना जाएगा। या अगर वो मैनेजमेंट कर रहा है तो मैनेजमेंट में उसे ये 14 रूल, 14 प्रिंसिपल फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दे सर्व एज गाइड टू थॉट एंड एक्शन, है ना। सोचने और काम करने के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं ये 14 प्रिंसिपल। देयरफॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ बेस्ड ऑन लॉजिक विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल ट्रुथ है जो लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, और ये जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किनको? जो मैनेजर्स होते हैं, जो उनका मैनेजरियल वर्क होता है उसमें उन्हें कैसे डिसीजन लेना है और कैसे एक्शन करना है, उसके लिए ये गाइडलाइंस है। ये क्लियर हो गया आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेल्स क्या हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के। अब हम एक एक करके उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क से लेकर टीम स्पिरिट, ये 14 हैं, आपको नाम याद रखने हैं। एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही इजी वे में अप्लाई करके बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट में ये 14 प्रिंसिपल काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए
स्पेसिफिक पढ़ते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि आप किसी एक कोचिंग क्लास के या एक संस्थान के हेड हैं या मैनेजर हैं, है ना, तब आपको ये काम करते चलना है जो आपके सामने लिखे हुए हैं, मतलब कि डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर आपकी एक संस्था है तो उसमें आपको डिवीज़न ऑफ वर्क करके रखना है, ये पहला प्रिंसिपल दिया है फेयल ने, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ही रिकमेंडेड दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू वेरियस पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज इन पर्टिकुलर एरिया। बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई संस्था है और आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको जो भी काम है उसको डिवाइड और सब डिवाइड कर देना चाहिए। आपकी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सारा काम आप ही करने लगे। सपोज कीजिए आपकी कोई एक कोचिंग क्लास है और उसमें आप पढ़ाते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि मैं केजी से लेकर के 12th तक पढ़ा देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इतने बच्चे हैं तो आप डिवीज़न ऑफ वर्क कीजिए, भाई लोअर सेक्शन कोई और पढ़ाएगा, मिडिल सेक्शन कोई और पढ़ाएगा और हायर सेक्शन कोई और पढ़ाएगा। अब आप जिसमें एक्सपर्ट हो वो सेक्शन आप पढ़ा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो डिवीज़न ऑफ वर्क होना ज़रूरी है, तभी इफ़िशियंसी बढ़ पाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी, सब डिवीजन ऑफ वर्क मेक इट सिंपलर एंड रिजल्ट इन एफिशिएंसी, कार्य दक्षता में बढ़ करके निकल करके आते हैं फिर हम, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क करना है। फिर बात करें हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या हो जाती है यहाँ पर, अथॉरिटी मतलब कि अधिकार है आपके पास, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जवाबदेही, ठीक है। तो अगर क्या बोल रहे हैं फेयर्स, पहले ये देख लेते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग, दोनों साथ में चलती है, ठीक है। अधिकार और जो है जिम्मेदारी साथ में रहेगी। अगर आपके पास अधिकार है तो फिर आप कुछ चीज़ों के लिए जिम्मेदार भी रहेंगे। इफ अथॉरिटी इज गिवन टू पर्सन ही शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर मान लीजिए आप कोई संस्थान चला रहे हैं, तो उस संस्थान में अगर आपको कोई अथॉरिटी दी गई है, आपको बताया गया है कि एज अ टीचर बच्चे ज़्यादा एक्सेल करें, अच्छे रहें, तो अब आपके पास पावर है कुछ डिसीजन लेने के, और अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे फिर, ठीक है। तो अथॉरिटी रिफर टू द राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गेट एग्जैक्टनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। तो अथॉरिटी क्या बता रहा है यहाँ पर, ये राइट है सुपीरियरिटी के, जिससे कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स, आपके नीचे जो लोग हैं उनसे एग्जैक्ट काम ले सकें। वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब असाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप एक संस्थान में हैं, कुछ काम कर रहे हैं आप, तो अगर किसी को अथॉरिटी दी हुई है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो अकाउंटेबल भी है, ठीक है। जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी है, अधिकार है तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है तो जवाबदेही भी बनती है। तो ये तीनों चीज़ें एक अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ होती है। फिर चलते हैं 3 पर, यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि आपके संस्थान में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक ही जगह से कमांड मिलने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोचिंग संस्थान है ना, कोचिंग क्लास है आपकी, और आपकी कोचिंग क्लास में 4 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, ठीक, और आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। तो 2 अथॉरिटी हो गई यहाँ पर। अब इन 4 टीचरों को आपने कुछ बोल दिया और आपके जो फ्रेंड हैं साथ में जो आपके काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ बोल दिया, तो कमांड जो है दोनों तरफ से अलग अलग कमांड जा रही है। ऐसे में जो 4 टीचर हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम किसकी बात माने, ठीक है ना। तो या तो वो सेकंड वाले की बात मानेंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे, या आपकी बात मान ली तो आपके दोस्त की नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वर्क पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि आपके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक ही सोर्स से कमांड मिलनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन बॉस एट अ टाइम। एक समय पर लोगों का एक ही बॉस हो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इट अंडरमाइंस अथॉरिटी, नज़रअंदाज कर दिया जाएगा अथॉरिटी को। जैसा कि मैंने बताया, पहले की बात सुन ली तो दूसरे की नहीं मानेंगे, दूसरे की सुन ली पहले की नहीं मानेंगे। वीकन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बिगड़ता है क्योंकि जिसकी बात मान रहे हैं उसी के प्रति लॉयल है वो ज़्यादा,
है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो फिर वहाँ पर क्लैशेस होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है डिवाइड्स लॉयल्टी, लॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी, कुछ लोग इसकी बात मानेंगे पहले वाले की, कुछ लोग दूसरे वाले की बात मानेंगे, तो लॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी। एंड क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ये 4 लोग, ये जो 4 टीचर है सोचेंगे कि किसकी बात मान करके काम को आगे बढ़ाना है, तो कन्फ्यूजन होगा, वर्क इफिशियंसी पर फर्क पड़ेगा। तो दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वे ऑल एडवोकेट वन हैड वन प्लान विच मीन्स दैट देयर शुड बी वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। मतलब कि एक हेड है, एक मैनेजर है, तो वो एक प्लान के ऊपर काम कर रहा है और उसके अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसी एक समय पर एक ही प्लान के अंदर उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हों, है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उनको अपना गोल पता हो कि हमें क्या करना है और उसी डायरेक्शन में वो काम कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉमन गोल। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक ही गोल की तरफ काम करें एक समय पर। विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर एक डायरेक्शन नहीं होगा तो एक जैसा एक्शन भी नहीं होगा और जिससे आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट पॉसिबल विदाउट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और जैसा कि हमने बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक ही बॉस हो वही कमांड दे, अगर यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं आ पाएगी अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो। खैर चलें जल्दी से, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं कि सबके साथ सही हो, काइंड हो हम, है ना, न्यायशील हो, इस तरीके का हमें ध्यान रखना है, यही है यहाँ पर इक्विटी का मीनिंग। मतलब क्या है कि सभी को एक समान हमें इज्जत देनी है, सभी के साथ काइंड रहना है, जिससे कि वो अपने काम के प्रति डिवोटेड रहें। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल। फेयर और इम्पार्शियल रहना है, मतलब कि भेदभाव नहीं करना है। जब भी कोई एक मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट, मतलब जो उसके अंदर जो काम करते हैं, उसके नीचे जो काम करते हैं, उनके साथ क्या रहना है, उसे इम्पार्शियल रहना है। ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा फेवर करे, एक को ज़्यादा सपोर्ट करे, दूसरे को ना करे, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे शुड गिव सिमिलर ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। एक पोजीशन के लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि प्यून को भी वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे आप किसी एक अकाउंट मैनेजर को दे रहे हैं, ठीक है। सेम पोजीशन के लोगों को सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। नाउ फेयर ऑल्सो ओपिनियन दैट एट टाइम फोर्स एंड हार्शनेस माइट बिकम नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी हासिल करने के लिए, इक्विटी बनाए रखने के लिए कई बार मैनेजमेंट को हार्श भी होना पड़ता है, मतलब कठोर भी बनना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब यहाँ पर क्या है, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। मैनेजमेंट किसी भी संस्था में जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए चीज़ें। मतलब जैसे आपको पता होगा किसी भी संस्था का एक कॉफ़ी एरिया, टी एरिया, है ना, या फाइल एरिया होता है, वहाँ पर सभी तरीके की फाइल रखी होती है। या फिर सभी को पता होता है कि भाई अकाउंट सेक्शन कहाँ है, अकाउंट से रिलेटेड सारे लोग वहीं बैठे हुए मिलते हैं, तो ऑर्डर में चलती है सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट मैनेजर कहीं और बैठता है, अकाउंट का क्लर्क कहीं और बैठता है, तो फिर ये ऑर्डर में नहीं है। एक जैसे लोग एक ही जगह पर मिल जाएंगे, वहीं उसी कैबिन में जाकर के आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो दो चीज़ों में देखा जाता है। एक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। तो जो मैनेजमेंट होता है, जो संस्था है, वहाँ पर मटेरियल ऑर्डर भी होना चाहिए और सोशल ऑर्डर भी होना चाहिए। सोशल ऑर्डर मतलब प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो सही लोग एक ही जगह पर होने चाहिए, ज़रूरत का मटेरियल जिस कैटेगरी का हो एक ही जगह पर हो। तो ये दो तरीके के ऑर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए जब मैनेजमेंट की बात आती है। फिर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोल रहे हैं फेयर्स, डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेज। तो बोल रहे हैं डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है, सिंसियर होना, ओबीडियंस होना, रिस्पेक्ट होना अथॉरिटी के लिए, रूल्स और रेगुलेशन, जो किसी भी इंटरप्राइज के रूल्स और रेगुलेशन हैं उन्हें मानना, यही क्या है, डिसिप्लिन है,
ठीक है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज दैट सबऑर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स एंड ओबे देयर ऑर्डर्स। और डिसिप्लिन में ये भी आता है कि एक मैनेजमेंट में जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब नीचे लेवल के जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने मैनेजर या सुपीरियर की बातों का ओबे करें, माने और उनकी रिस्पेक्ट करें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। ये ज़रूरी है कि कोई भी संस्था अच्छे से काम कर सके, उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। मान के चलिए कि आपने अपने अंदर जो कोई टीचर काम कर रहा है, उसे कुछ ऑर्डर दिया और वो कर ही नहीं रहा है, तो आपकी संस्था काम कैसे करेगी? ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स या वर्कर के लिए हो रहा है यूज़। इनिशिएटिव मतलब कि आगे बढ़कर काम करना। ठीक, तो आपकी संस्था में जो भी लोग हैं उनको आपको इनकरेज करना है कि वो आगे बढ़कर टेक इनिशिएटिव इन देयर वर्क असाइन टू देम। उन्हें जो काम दिया गया है आगे बढ़ के वो खुद वो काम करें, ना कि आपको धक्का दे दे करके उनसे काम करवाना पड़े। ठीक है। दे ऑल एडवाइज दैट मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉय टू सजेस्ट आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड न्यू मेथड्स ऑफ वर्क। ठीक है। तो आप ये कैसे कोई एम्प्लॉय अपने से इनिशिएटिव लेगा, कैसे लेगा? जब आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करोगे काम में। कैसे? कि भाई आप सजेशन दीजिए, आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए क्या आइडिया है, कोई नई मेथड लेकर के आइए। जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे थोड़ा थोड़ा, है ना, तब क्या होगा कि जब उन्हें लगेगा कि अरे हमसे आइडिया पूछे जा रहे हैं, हमारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो अपने आइडिया को सक्सेसफुल कौन नहीं बनाना चाहेगा? वो खुद आगे आकर के काम करेंगे। ठीक है। तो इनिशिएटिव्स लें वर्कर्स, इसके लिए उनसे उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करें, उनसे आइडियाज़ पूछें। इससे एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बनती है ना। एंड पीपल एंजॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट एड्स देयर जिल एंड एनर्जी, है ना। उनका इंथुजियाज्म, उनकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, उत्साह बढ़ता है उनका। फिर है फेयर रिन्यूमरेशन। इससे तो बहुत लोग परेशान हैं। फेयर रिन्यूमरेशन मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना। ठीक है। तो द क्वांटम एंड मेथड ऑफ रिन्यूमरेशन टू बी पेड टू द वर्कर शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड रिवॉर्डिंग ऑफ द एफर्ट। तो जो क्वांटम है मतलब कि जो अमाउंट है, और जो मेथड है पैसा देने की, रिन्यूमरेशन मतलब कि आपको जो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हैं, जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? आपने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, जिससे आप सेटिस्फाई हो, जितना आपने मेहनत करी है उतना आपको मिले। ठीक है। एज फार एज पॉसिबल इट शुड अकॉर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये जब चीज़ें डिसाइड हो तब इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होने चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। Wages should be determined on the basis of cost of living, work assigned, financial position of the business, wage rate prevailing। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम वेजेस डिसाइड करें किसी भी वर्कर के। ठीक है, कि भाई वो जो जहाँ रहता है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और 5 से 6,000 रुपये महीना अगर उनका रहने का खर्च हो जा रहा है, तो फिर कैसे वो फेयर रिन्यूमरेशन हुआ, है ना। फिर साथ ही यहाँ पर ये भी देखना है कि कितना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने ये भी बोला है, फेयर्स ऑल्सो रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ अदर बेनिफिट्स सच एज फ्री एजुकेशन, मेडिकल, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज टू द वर्कर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीज़ें भी देनी चाहिए अगर वो इस काबिल है। कोई संस्था अगर इतना कर सकती है कि वो फ्री एजुकेशन दे अपने वर्कर्स के बच्चों को, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे, है ना, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ दे, तो देना चाहिए ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब कि जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, काम करने का जो जो समय है वो स्टेबल होना चाहिए। कि अगर आपने किसी को जॉब पर रखा है तो एक फिक्स्ड, एक रिस्पेक्टेबल समय तक आप उसको काम पर रखें, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। ठीक है। Therefore, employees should be appointed after keeping in view principle of recruitment and selection, but once they appointed, their services should be served। तो अगर आप ये सब इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप उन्हें रखें और एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड लेंथ तक जो है रखें कि हाँ भाई इतने दिन तो हम आपकी सर्विसेज लेंगे ही। ऐसा नहीं कि आप जल्दी से जल्दी उनको या तो प्रमोट करके कहीं और भेज दें, है ना, या फिर उनकी जॉब लैप्स करवा दें। ठीक। नेक्स्ट है स्केलर चेन, द चेन ऑफ कमांड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन क्या है? कि हमेशा जो मैसेजेस हैं वो हायर अथॉरिटी से लोअर तक पहुंचने
चाहिए। द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी द लोएस्ट, एवरी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मैसेज, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन हैज़ टू पास थ्रू स्केलर चेन, है ना। तो हायर अथॉरिटी से लो, हायर अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से और उनके नीचे जो काम करने वाले हैं फिर लोअर लोगों तक पहुंचने चाहिए। ऐसे नहीं कि प्यून डिसाइड करके सबको बताता फिर रहा है, ठीक है ना। बट द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड अर्जेंस दिस पाथ कैन बी कट शॉर्ट एंड शॉर्टकट इज नोन एज द गैंग प्लैंक। पर कई बार क्या होता है, जल्दी मैसेज कन्वे हो सके इसके लिए सबऑर्डिनेट्स भी कुछ डिसीजन ले करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अंडर एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। वो शॉर्टकट पार्ट है और वो क्या कहलाता है, गैंग प्लैंक कहलाता है। नाउ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि एक संस्था में काम करने वाले लोगों के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, पर क्योंकि एक संस्था में काम कर रहे हैं हम, तो हमें उन्हें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जनरल इंटरेस्ट, मतलब संस्था आपके जो इंटरप्राइज का जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ लेकर के आना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है एक इंडिविजुअल से, तो उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले देखा जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वो रिकॉन्सिलेशन, मतलब कि मिलान कर सके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और ग्रुप के इंटरेस्ट को। ग्रुप मतलब कि संस्था के इंटरेस्ट को, या जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जितना भी पावर है वो अपर लेवल पर है, एक ही इंसान के हाथ में है, सारे डिसीजन वो लेता है ना। ये इम्पॉर्टेंट भी है और काम करवाने में बहुत हेल्पफुल भी होता है, पर कई बार इससे क्या होता है, चीज़ें डिले हो जाती हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी अथॉरिटी एक जन के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अथॉरिटी अलग अलग लोगों के पास, जैसे कि एजुकेशन को का हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, हर स्टेट के पास अपने अपने पावर हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट है, जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अथॉरिटी का जो है किसी भी संस्थान में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए, पर एक बैलेंस्ड लेवल में होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर कर ले रही हूँ। और लास्ट 14th है टीम स्पिरिट, स्पिरिट दे कॉप्स, है ना। ये थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, टीम स्पिरिट है, ठीक है। हार्मोनी इन वर्क ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर्स। तो जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं उनमें एकता होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, तभी हम जो काम कर रहे हैं वो आसानी से हो पाता है। Fair cautioned the manager against dividing the employee into competition group because it might damage the morale of the workers and interest of the undertaking in the long run। तो ऐसा नहीं हो कि जो साथ में काम करने वाले हैं उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर दें कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, ये लोग बुरा काम करते हैं। उससे क्या लोगों का, जो वर्कर्स हैं उनका मॉरल डाउन होता है और वर्क इफिशियंसी पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर्स, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।